हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 2018 टीजीटी पेपर 1 हिंदी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग का मैक्सिमम मार्क है 100 और उसके लिए दिया गया है टाइम आप लोगों को 3 आवर्स। लेकिन इस बार आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंजेस है। इस बार का आप लोग का पेपर 1 में रहेगा 150 मार्क्स के लिए। और टाइम ड्यूरेशन आप लोग का जब एडमिट कार्ड निकल जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों को 2 घंटा मिलेगा या फिर 3 घंटा मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है और कौन कौन सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जिन्हें तत्सम शब्द के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का तत्सम शब्द रहेगा अग्नि, जिसको हम आग भी कहते हैं। और आग इसका कौन सा रूप हो गया? तद्भव रूप। और बाकी सब ये आप लोगों का है तद्भव। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है जल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो जल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे रहेगा नीर, जिसे हम पानी भी कहते हैं। पानी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोग हर रोज ही इस्तेमाल करते हैं पानी शब्द का। यहाँ पे पानी, उसके बाद हम क्या कहते हैं इसे? अम्बु। इसके अलावा वारी, तोय, ये सभी जल का पर्यायवाची शब्द है। इन सभी पर्यायवाची शब्दों को हमें जानने होंगे क्योंकि पता नहीं कब कौन सा शब्द पूछ लेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है नदी का पर्यायवाची शब्द। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता। इसके अलावा आप लोगों को देखने मिलेगा तटीनी। आप लोगों को देखने मिलेगा तटीनी, तरंगिनी और वाहिनी। ये सभी नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में यश शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो यश का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है प्रसिद्धि। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे अच्छे काम करके जिसे लोकप्रियता हासिल होती है या फिर प्रसिद्धियां हासिल होती है, उसे ही यश कहते हैं। जिस इसका विलोम रहेगा अपयश। अपयश। और ये दोनों इसका समान अर्थ वाले शब्द है। और मान का उल्टा होता है, अपमान का उल्टा होता है मान। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है सार्थक शब्द का विलोम बताइए। सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो अर्थवान हो, जिसका जो मीनिंगफुल हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और इसका आंसर रहेगा, सार्थक का विलोम है निरर्थक, यानी कि अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द। आयुष्मान का स्त्रीलिंग रहेगा आयुष्मती। उसके बाद सत्यवती का अगर आप लोगों से पुल्लिंग पूछा जाएगा तो इसका होगा सत्यवान। सौभाग्यवती का अगर पुल्लिंग पूछा जाए तो इसका रहेगा सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्यवान।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है सर्पनी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए। सर्पनी का पुल्लिंग होगा सर्प, और नाग का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो नागिन। इसको भी आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है समास, और समास के भी कौन से प्रकार से, द्वंद्व समास से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का द्वंद्व समास रहेगा दिन रात। अब द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका, जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा या फिर और शब्द का प्रयोग होता है। और सबसे ज्यादा आसान तौर पर कैसे पहचाना जा सकता है, दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा रहता है। जैसे हो गया दिन रात, पाप पुण्य, माता पिता, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सुख दुख। ये सभी शब्द, एक तो है सबसे पहले इन सब शब्द का अर्थ होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है, तो उसमें आप लोगों का रहेगा द्वंद्व समास। यहाँ पे प्रतिदिन आप लोगों का है अव्ययीभाव समास, राजपुत्र आप लोगों का है तत्पुरुष समास, उसके बाद त्रिलोकी आप लोगों का है द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत ही आसान होते हैं। द्विगु यानी कि जहाँ पे आप लोगों का कोई भी शब्द से पहले कोई नंबर हो उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि आप लोगों का हो गया अ, त्रि त्रिलोकी को ही आप देखिए, त्रिलोकी मतलब तीन लोक। तीन लोग, यहाँ पे इंसानों का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन लोग यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी, उसके बाद होता है आप लोग का पाताल। तीनों लोगों की बात हुआ गया है, यानी कि 1 2 3 नंबर दिया गया है, इसलिए ये है आप लोग का द्विगु द्विगु समास। और राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इसमें आप लोग का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये आप लोग का है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों से समास के बारे में पूछा है। यहाँ में आप लोगों से पूछा है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में आप लोग का रहेगा कर्मधारय समास। अब क्यों इसमें कर्मधारय समास है, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं, पित पित है पित है अंबर जिसका, यानी कि अंबर हुआ आप लोगों का वस्त्र यानी कि कपड़ा, उसके बाद पित मतलब पीला रंग, मतलब पीला रंग वाला कपड़ा। तो यहाँ में आप लोग का वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कौन सा रंग का है, पीला रंग का है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास वे होते हैं जब हम किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नील कमल यानी कि कमल कैसा, नीले रंग का। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो महात्मा, महात्मा यानी कि जिसकी आत्मा महान है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हो महादेव, मतलब देवों में महान। एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो नील कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता बता रही है कि कमल कैसा है, नीला रंग का है, तो ये भी आप लोगों का कर्मधारय समास रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो महात्मा, महात्मा यानी कि जिसकी आत्मा महान है, तो यहाँ पे भी आप लोग का रहेगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि हम लोग को करेक्ट स्पेलिंग को पहचानने हैं। ये भी आप लोगों का एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग का शुद्ध वर्तनी रहेगा आशीर्वाद। तो आप लोग देखिए कि आशीर्वाद का स्पेलिंग कैसे लिखता है, और बाकी सब इनकरेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
यहाँ पे भी पूछा गया है शुद्ध वर्तनी से। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट स्पेलिंग रहेगा उज्जवल और बाकी सब इनकरेक्ट। जहाँ पे उ व में आधा ज ल, ये आप लोग का है करेक्ट स्पेलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में मुहावरे से पूछा गया है। ये तो हम लोगों ने तो बचपन से ही पढ़ा हुआ है। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते कि चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया, यानी कि वो इसका मतलब होता है भाग जाना। उसके बाद नंबर 13 में है नाच न जाने आंगन तेरा। इसका मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ पे आप लोगों का वाच्य से पूछा गया है, यानी कि वॉइस से पूछा गया। अगर आप लोगों का वॉइस एक्टिव होगा तो उसे पैसिव बनाना है, अगर पैसिव होगा तो उसको एक्टिव बनाना है। यहाँ पे डेविड किताब पढ़ता है, ये आप लोगों का है कृत्य वाच्य। इसको बनाना है कर्मवाच्य में। तो यहाँ पे हम लोग का कर्मवाच्य होगा डेविड के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। जहाँ पे भी आप लोग को कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है उसके बाद में अगर के द्वारा या फिर सिर्फ द्वारा या फिर से अगर लगा हो तो वहां पे होगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है। यहाँ पे भी फिर से आप लोगों का वाच्य से ही पूछा गया है। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, वाक्य कृति वाच्य में होगा। यानी कि ये आप लोग का क्रम वाच्य में है, इसे कृति वाच्य में बदलना है। सो यहाँ पे आप लोग का आंसर रहेगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें से लगा है। उसके बाद सचिन को क्रिकेट खेलना होगा, ये भी नहीं होगा। क्रिकेट सचिन खेलता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग का आंसर रहेगा सचिन क्रिकेट खेलता है। ये आप लोगों का है कृति वाच्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये आप लोगों का अब वाक्य के प्रकार से पूछा गया है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उसी में से एक पूछा है निषेध वाचक वाक्य, यानी कि आप लोगों का पूछा गया है निगेटिव सेंटेंस। जहां पे काम नहीं होने का बहुत होता है उसी को ही हम निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, बहुत ही आसान है। आंसर रहेगा डी। मैंने उसे नहीं बुलाया, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये निषेध वाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 में है आप लोगों का निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानने होंगे। तो ये भी आप लोगों का वाक्य से ही पूछा है रचना के आधार पर। इसका आंसर रहेगा ए। सुशीला ने किताब पढ़ी और सो गई। यहाँ पे दो सरल वाक्य को जोड़ा गया है और से, उसी को ही हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब कभी वाक्य में हमें और, एवं, या दिखाई दे, ये सब यहाँ पे होते हैं संयुक्त वाक्य। 8 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का मोहन की बहन दिल्ली में रहता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि मोहन की बहन के बारे में बोला जा रहा है, तो वो बहन स्त्रीलिंग है तो रहता का जगह रहती होना चाहिए था। उसके बाद मोहन की बहन दिल्ली में रहती है, ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि मोहन की बहन की बात बोल रही है कि मोहन का जो बहन है वो दिल्ली में रहती है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटेंस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से शब्द शक्ति से पूछा गया है। शब्द शक्ति से भी आप लोग का लक्षणा शब्द शक्ति से पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि लक्षणा शब्द का कहाँ प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षणा शब्द का मतलब वो होता है जब शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर वो किसी अन्य अर्थ को निकालता है, तो उसे ही हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि सोहन एक लड़का है, यहाँ पे लक्षणा का प्रयोग नहीं हुआ है। सोहन का चरित्र अच्छा है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है।
सोहन सूर्य की तरह तेज है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे डी में दिया है सोहन गधा है। क्या कोई व्यक्ति गधा हो सकता है? यहाँ पे गधा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन गधा अगर इसका जब सामान्य अर्थ होता है तो इसका मतलब होता है जानवर, एक प्रकार का जानवर। लेकिन यहाँ पे गधा शब्द जानवर शब्द का अर्थ ना देकर मूर्ख शब्द का अर्थ दे रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। मतलब ऐसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को नहीं निकालकर वो दूसरा अर्थ को ले लेता है, इसी को ही हम लोग लक्षणा शब्द कहते हैं। जैसे कि सोहन गधा है, या ये कहना चाहता है कि सोहन एक मूर्ख लड़का है या फिर बेवकूफ लड़का है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मोहन तो शेर है। यहाँ पे शेर शब्द का मतलब टाइगर्स को नहीं बोल रहा है, शेर का मतलब कि वो एक साहसी लड़का है, यानी कि ब्रेव। तो आई होप आप लोग लक्षणा को थोड़ा समझ ही गया होगा कि लक्षणा शब्द अपना जो सामान्य अर्थ होता है उसे नहीं निकालकर उससे मिलता जुलता वाला अलग ही अर्थ निकालता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यहाँ पे आप लोगों का फिर से भारतीय काव्य शास्त्र से पूछा गया है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे सीता सीता है, क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से पूछा गया है काव्य दोष से। यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया है और इसमें पूछा गया कि इन पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ पे है आप लोग का क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्ट तत्व दोष वे होते हैं जहाँ पे शब्दों को जानने में, शब्दों को उसके अर्थ को समझने में कठिनाई हो, उसे ही हम क्लिष्ट तत्व दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे आप लोगों को काव्य लक्षण से पूछा गया है। ये भी आप लोगों का भारतीय काव्य शास्त्र से दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि कुछ पंक्ति दिया गया है, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः क्वापि। काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? ये भी आसान है, ये भी एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। ये दिया है आप लोगों का मम्मट, और मम्मट का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य प्रकाश। जो आचार्य है उनके भी ग्रंथ आप लोगों को पूछा जाता है, जैसे कि हो गया मम्मट का हो गया काव्य प्रकाश। उसके बाद जैसे भरत मुनि जिन्होंने रस सूत्र दिया है, भरत मुनि, इसका ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, जिन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में छंद से पूछा गया है। छंद में भी कौन से प्रकार से वर्णिक छंद से पूछा गया है, तो इनमें से कौन से वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है? तो ये है दी सवैया छंद। आप लोग के सिलेबस में 2 प्रकार के छंद दिए गए हैं, एक है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है अर्ध सममात्रिक छंद, दूसरा है सममात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। इसके अंदर भी हमें देखना होगा, अर्ध सममात्रिक छंद के अंदर आता है बरवे, दोहा, सोरता। एक और आता है जिसका नाम है उल्लाला।
सममात्रिक छंद के अंदर आता है रोला, गीतिका, हरी गीतिका, और आता है चौपाई, ये सभी सममात्रिक छंद के अंदर आते हैं। उसके बाद विषम मात्रिक छंद में आता है आपका एक होता है कुंडलिया, इसमें भी कुंडलिया में आपका होता है कुंडलिया के अंदर होता है दोहा प्लस रोला। उसके बाद चप्पे, चप्पे में होता है रोला, उल्लाला। और वर्णिक छंद के अंदर आता है सवैया, कवित छंद। इन सभी छंदों को आपको अच्छी तरह से देखना होगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे वर्णिक छंद के बारे में पूछा गया है जो कि हमारा आंसर होगा सवैया छंद। और दोहा छंद के बारे में पूछा जाएगा तो ये एक मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंदर भी कौन सा छंद रहेगा तो ये है अर्ध सममात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आप लोगों से छंद के बारे में पूछा गया है। कुछ पंक्ति दिया गया है और उसमें पहचानने होंगे कि ये कौन सा छंद में लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो पंक्ति है ये आप लोग का है दोहा छंद में लिखा गया है और यहाँ पे कोमा होना चाहिए जो कि कोमा दिया नहीं है। तो गिनती करते हैं कि दोहा छंद में ये पूछता है कि नहीं पूछता, क्योंकि दोहा छंद में जो होता है ना उसमें पहले वाला जो सेंटेंस है एन, इसको हम लोग क्या गिनते हैं फर्स्ट। उसके बाद ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया और ये थर्ड 1 और 3, उसमें मात्राओं की संख्या 13 आना चाहिए। उसके बाद 2 and 4, इसमें आपका 11 मात्राएं होना चाहिए। तो यहाँ पे गिन के देखते कि कितने कितने मात्रा है। तो सबसे पहले ये हम लोग का हो गया 1 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, 3 4, गणना करते हैं उसकी मात्राओं की। तो यहाँ पे है 1 1 1 1, जहाँ पे भी छोटी मात्रा लगते हैं वहां पे 1 काउंट किया जाता है और जहाँ पे बड़ी मात्रा लगता है वहां पे 2। तो यहाँ पे आ की मात्रा है क्योंकि इसीलिए यहाँ पे 2 1 1 1 2 1। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा इसलिए यहाँ पे 2, छोटी ऊ की मात्रा 1 1, ये हो गया 2। उसके बाद 1, ये भी बड़ी ई की मात्रा इसलिए 2, छोटी ई की मात्रा 1, आ की मात्रा 2 1। यहाँ पे अनुस्वार बिंदी लगा है इसीलिए इसमें 2 1। उसके बाद 1, यहाँ पे आई की मात्रा है 2, यहाँ पे ओ की मात्रा 2 1, छोटी ई की मात्रा 1। जहाँ पे अनुनासिक अनुस्वार का चिन्ह होता है उसे भी हम 1 काउंट करते हैं। उसके बाद 2 2 1 1 2 1 1, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है। उसके बाद 2 1। तो हमारा जो 1 और 3 की संख्या है वो होना चाहिए 13। 1 2 3 4 5, सबसे पहले 2 को प्लस कर लेते। 2 2 2 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा पहला हो गया 13। उसके बाद इसे देख लेते हैं 1 2 4 6
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड में है 13 मात्रा है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे भी आपका 11 निकला। इसका मतलब ये दोहा छंद में ही कन्फर्मली लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 25 में देखने को मिलता है रस। रस से भी प्रश्न पूछा गया है। तो रसों की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही माना है। यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव रहता है उत्साह। यानी कि जब कोई राजा, जब वीर पुरुष व्यक्ति होता है, उसके मन में क्या होता है? उत्साह की भावना होता है। तो यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव रहेगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? ये आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास से पूछा गया है, जो कि आप लोग का पेपर 2 का सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल किसने रखा है पूछने से ये रहेगा आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। उसके बाद अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि आदिकाल का नाम किसने रखा है, तो ये रखा है आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और पूछा जाता है बीज वपन काल। बीज वपन काल नाम रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है हजारी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद एक और नाम है, इसको भी आप लोग देखिए, संक्रमण काल। इसको रखा है राम खेलावन पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगाल काल कहा है। और रमाशंकर शुक्ल ने इसे कला काल कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है रीतिकाल का दूसरा नाम। इसे रीतिकाल को श्रृंगाल काल अगर किसने कहा है पूछने से ये आप लोग का रहेगा विश्वनाथ प्रसाद। उसके बाद कला काल किसने कहा है बोलने से ये आप लोग का रहेगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रखा है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मिश्र बंधु का भी पूछा जाता है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया है किसको? रीतिकाल को। यहाँ पे मैं सुंदर से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे रीतिकाल का जो दूसरा नाम है इसको भी आप देखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, रमाशंकर ने क्या कहा है रीतिकाल को? इसे उन्होंने नाम दिया कला काल। और विश्वनाथ ने क्या नाम लिखा है? श्रृंगार काल। उसके बाद इन्होंने तो नहीं दिया, इन्होंने भी दिया ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मिश्र बंधु ने नाम रखा है अलंकृत काल। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद
त्रिलोचन ने इसे अंधकार काल कहा है। अंधकार काल। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, इनमें से भक्तिकालीन कवि कौन है? ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास से ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको भक्तिकालीन कवि को पहचानने हैं। ये तो भी बहुत ही आसान है। ये आप लोग का रहेगा सूरदास और मतीराम पद्माकर बोधा। ये आप लोग का है रीतिकाल के कवि के कवि। उसके बाद भक्तिकाल में बहुत ही फेमस सूरदास के अलावा कौन कौन है? तुलसीदास, कबीर, रैदास, दादू दयाल। उसके बाद रहीम। उसके बाद गुरु नानक। ये सब गुरु नानक, ये सब भक्तिकाल के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है रामचंद्रिका किसकी रचना है? इसका सीधा आंसर है सी, केशव दास की रचना है। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि केशव दास कौन से काल के कवि है? केशव दास रीति काल के कवि है। रीति काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा, और तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि रीति सिद्ध के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वे होंगे केशव दास, जिसे रीति सिद्ध का प्रवर्तक माना जाता है, और रीतिबद्ध का है बिहारी, और रीति मुक्त में माना जाता है घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है? तो इसका आंसर होगा बी, श्याम सुंदर दास ने। लेकिन इससे पहले भक्तिकाल को स्वर्ण काल किसने माना है, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कालक्रम अनुसार इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों का गद्य की अन्य विधाएं से पूछा गया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र आप लोगों का है महादेवी वर्मा की रचना है। और ये कौन सी विधा में लिखा है? ये आप लोगों का रेखा चित्र में लिखा है, रेखा चित्र विधा में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है उद्धव मन्ना वेद 10-20 पंक्ति के रचनाकार। ये है आप लोग का सूरदास, और ये कौन सी रचना की पंक्ति है? भ्रमर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा डीपली आप लोगों को पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि किस कृति में 12 मासा का चित्रण हुआ है। लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है आप लोग का पद्मावत, और पद्मावत आप लोग का सिलेबस में है, किसकी रचना है? जायसी की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कामायनी में कुल कितने सर्गों की संख्या है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग है, और ये आप लोग का सिलेबस में दिया गया है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कामायनी का अगर आप लोग को रचना काल पूछा जाएगा तो ये है रचना वर्ष 1936। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में सरोज स्मृति किसकी रचना है? ये आप लोगों का है निराला। सरोज स्मृति, सरोज निराला की पुत्री का नाम है, जिनकी मृत्यु होने पर उसे याद करते हुए निराला जी ने सरोज स्मृति नामक एक शोक गीत लिखा है। यह एक शोक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों से आधुनिक काल से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अगय किस युग के प्रवर्तक कवि है? तो इसका आंसर होगा सी, अगय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। प्रयोगवाद के कवियों में आपको देखने को मिलेगा मुक्तिबोध और धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में सीधा पूछा है कि त्याग पत्र का रचनाकार कौन है? सो इसका आंसर होगा बी, जैनेन्द्र कुमार की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आप पूछा गया है उपन्यास के पात्रों के नाम पूछा गया है। इसमें गोबर किस उपन्यास का पात्र है ये पूछा गया है। ये भी बहुत आसान है, ये रहेगा गोदान उपन्यास का। लेकिन इस बार आप लोग के सिलेबस में गोदान उपन्यास नहीं दिया गया है, रंगभूमि दिया गया है। तो इसके पात्र को आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है ध्रुव स्वामिनी के नाटककार कौन है? ये भी आप लोग के सिलेबस में है, और इसका जो नाटककार है इसका आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है भोर का तारा एकांकी के रचनाकार। इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। ये भी बहुत ही फेमस राइटर है। इसके रचना को भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी आप लोगों को कहानीकार ही पूछा गया है। कहानीकार का नाम पंचलाईत किसकी कहानी है? ये है आप लोगों का रहेगा बी, फणीश्वर नाथ रेणु की। ये राइटर भी आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है। तो इसके जो सिलेबस में दिया है उसके रचना और दूसरे रचना को भी आपको देखने होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। रेहन पर रग्गू के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, ये भी आप लोगों का सिलेबस से ही पूछा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? अब इसमें निबंध के भी प्रकार पूछे गए हैं। तो ये है, इसका आंसर होगा ए, ये एक ललित निबंध है। इसके रचनाकार कौन है आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये है आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोगों से अलंकार से पूछा गया है
इन पंक्तियों को पहचान के हमें ये बताना होगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के सब पार्ट से पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डीपली देखना होगा अलंकार के बारे में। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ब ब ब वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया वृत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, ये भी आप लोगों का भारतीय काव्य शास्त्र से पूछा गया है, कार्यत्री और भायत्री प्रतिभा का उल्लेख किसने किया है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इसे कहा गया है। आप लोगों को आचार्यों के ग्रंथ और किसने किसने प्रतिभा को कौन कौन सा नाम दिया है, इन सभी चीजों को भी देखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोगों को भाषा की उत्पत्ति से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, अवधी किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो हमारा अवधी भाषा ये होगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, मूर्धन्य ध्वनि इनमें से कौन सा है। इसका आंसर रहेगा ए, यानी कि ठ। मूर्धन्य ध्वनि को जानने के लिए सबसे पहले आप उच्चारण के स्थान को जानना होगा, जैसे कि हो गया तो अभी इसके हम उच्चारण स्थान को जानते हैं। आखिरी के 5 अक्षर को हम कहते हैं पंचमा अक्षर, इसको हम बिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ख का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि गला। उसके बाद च का उच्चारण स्थान होता है तालु, यानी कि जीवा से टकराते हुए निकलती है। उसके बाद ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, यानी कि तालु के ऊपर। उसके बाद त का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी कि दांत। फ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, यानी कि होठ से टकराते हुए। अब यहाँ में क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है मूर्धन्य ध्वनि। तो यहाँ पे देखिए मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सा है, त, ट, ढ और ढ। कभी भी आप लोगों को कंठ से उच्चारण ध्वनि के बारे में पूछा जाएगा तो होगा क, ख, ग, घ। तो इन सभी को आप लोग को देखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो यहाँ पे है 7 कांड। और रामचरितमानस को किसने लिखा है, तुलसीदास ने। और कौन सी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आप लोगों से महाभारत से पूछा गया है, जो कि आप लोग का सिलेबस में भी है। महाभारत में धर्मराज किसे कहा गया है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। पांडवों में सबसे बड़ा और पांडवों में कितने भाई थे पूछने से उसमें है 5 भाई। पांडवों के 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज कहा जाता है। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि महाभारत के रचयिता कौन है, यानी कि महाभारत को किसने लिखा है, उसे लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों को रामायण से पूछा गया है, रावण की पत्नी का नाम क्या था। तो यहाँ पे रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी।
और यहाँ पे अगर आप लोगों को से पूछा जाए कि रामायण रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये है आप लोगों का वाल्मीकि। वाल्मीकि ने इसे लिखा है। उसके बाद शूर्पणखा रावण की बहन थी और कैकेयी राम के पिता राजा दशरथ राजा दशरथ की तीसरी पत्नी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को कुछ आइडिया भी लग गया होगा कि आने वाले समय में आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके कंटेंट भी पढ़िए, साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व कीजिए। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।